मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कार्रवाई करता है और ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ऐसे में ये सरकार के नियंत्रण में है। आज अगर ईडी पर सरकारी मोहरा बनने के सवाल खड़े हो रहे हैं तो यही कारण है कि इसी तरीके से इसको समझा जा रहा है। उधर पीएमएलए में किसी भी आरोपी को जमानत आसानी से नहीं मिलती है। केजरीवाल, संजय सिंह और सिसोदिया इसके खास उदाहरण रहे हैं। इसकी वजह है इस कानून की सख्त धाराएं। इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत के कुछ कठोर शर्तें हैं, जैसे आरोपी को खुद साबित करना होगा कि आरोपी बेबुनियाद है। धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 खास कठोर शर्तें हैं और एक्ट के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि जमानत के लिए एक्ट में कोई साफ आधार नहीं रखा गया। एक्ट की धारा 45 में जमानत के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। अदालत ऐसे मामलों में सिर्फ तब जमानत दे सकती है जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि अपराधी संबंधित अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है। पीएमएलए के तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानत का प्रावधान नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने, परिसर की तलाशी लेने का अधिकार है। इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उस पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं, वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत बेहद ही मुश्किल से मिलता है। पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहला, प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, और दूसरा, आरोपी के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इन प्रावधानों को मनमाना और कठोर बताया जाता है क्योंकि ये जमानत के चरण में निर्दोषता की धारणा को उलट देती है। विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 45 उपधारा 1 के तहत जमानत की जुड़वा शर्तों को अपनी मंजूरी दी थी। यह निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जमानत देने में देरी या इनकार को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली की कमजोरी के रूप में देखा। पीएमएलए की धारा 45 उपधारा 1 के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को जमानत या बॉन्ड पर रिहा करने से पहले सरकारी वकील को शुरू में आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जब आवेदन का विरोध किया जाता है तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वहां ये मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर बाहर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 या पीएमएलए की धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपी को जमानत देने की शर्तें प्रदान करता है। पीएमएलए के तहत अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है। जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि इस तरह के अपराध का वो दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब व्यक्ति अन्य बातों के अलावा बीमार या अशक्त है। धारा यह भी प्रदान करती है कि जमानत देने पर यह सीमा सीआरपीसी की जमानत देने पर फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है। सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के अनुसार किसी आरोपी को मौत, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है तो आरोपी को 60 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है। किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस स्थिति में डिफॉल्ट जमानत का हकदार है जब जांच एजेंसी जांच पूरी करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आरोप पत्र या अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होती है। हालांकि हाल ही में कई ईडी मामलों में यह देखा गया कि एजेंसी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे आरोपियों को इस आधार पर जमानत देने का विरोध किया कि एजेंसी की जांच अभी भी जारी है और पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ फैसले में
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था। निकेश ताराचंद शाह मामले में निर्णय के बाद संसद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोट किए गए कुछ विशिष्ट दोषों को दूर करने के लिए 2018 में पीएमएलए में संशोधन किया। The three-judge bench dealt with various challenges to different provisions of PMLA, including the amendment of 2018, whereby Parliament amended Section 45 after the decision in Nikesh Tarachand Shah, removing the defect and reviving the twin conditions. The three-judge bench upheld the amendment which came into effect from 19/4/2018 and thereafter declared Section 45 as reasonable and constitutional. In fact, all the challenged provisions of PMLA were declared constitutionally valid. धारा 45 के तहत अब किसी आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अनुसूचित अपराध का दोषी नहीं है, बल्कि इसके बजाय आरोपी को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वह पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है। विजय मदन लाल चौधरी मामले में पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों की संवैधानिकता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय लाल मदन लाल चौधरी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित किया, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। यह निर्णय गारंटी देता है कि ईडी अनुसूचित अपराध से जुड़े मामलों के बिना मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू नहीं कर सकता। That a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process. Supreme Court referred to Article 21 as the Ark of the Covenant so far as fundamental rights are concerned. Though our Constitution has no due process clause or the 8th Amendment as in the US, but when it comes to the question of right to life and personal liberty of the citizens of India, following the law laid down by the Supreme Court in Cooper's case and Menka Gandhi's case, the consequence is one and the same. So therefore, following on this, in Nikesh Tarachand Shah, the two-judge bench declared Section 45(1) of PMLA insofar as it imposed two additional twin conditions for release on bail as unconstitutional, as it violated 14 and 21, Articles 14 and 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने दो शर्तों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पीएमएलए के उद्देश्यों और वस्तुओं को एसटीएफ की सिफारिशों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर पर्याप्त निर्भरता रखा। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए को की दो शर्तें जो कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत देने को और अधिक सख्त बनाती हैं, वे अदालतों को जमानत के अधिकार का प्रयोग करने या जमानत देने में रुकावट नहीं पैदा करती। यानी कि कानून भले ही कठोर हों, लेकिन हालात अगर बनते हैं तो कोर्ट बेल दे सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 या स्वतंत्रता के अधिकार से आता है। किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस स्थिति में डिफॉल्ट जमानत का हकदार है जब जांच एजेंसी जांच पूरी करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आरोप पत्र या अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होती है। अब नजर डालते हैं 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करते हुए इस कानून को बिल्कुल सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए अधिनियम में संशोधन को धन विधेयक के रूप में लागू करने के प्रश्न पर 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ निर्णय लेगी। ईडी तभी कार्रवाई कर सकती है जब किसी अन्य जांच एजेंसी ने केस को दर्ज करके व्यक्ति को आरोपी माना है। दायर याचिकाओं में कहा गया कि पीएमएलए के कई प्रावधान कानून के खिलाफ हैं। गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। कोर्ट ने धारा 3 धन शोधन की परिभाषा, 5 संपत्ति की कुर्की, धारा 8/4 संपत्ति का कब्जा लेना, 17 खोज और जब्ती, 18 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 19 गिरफ्तारी की शक्तियां, धारा 24 सबूत का उल्टा बोझ, धारा 44 विशेष अदालत द्वारा विचारणीय अपराध, धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन मामले की सूचना, रिपोर्ट या ईसीआईआर को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। अदालत ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 में जमानत के लिए 2 शर्तों या ट्विन रूल्स को भी बरकरार रखा। पीएमएलए के तहत जमानत सुरक्षित करने के लिए कोर्ट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी है या नहीं। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत है। ईडी तभी कार्रवाई कर सकती है जब किसी अन्य जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर व्यक्ति को आरोपी माना है। बरी होने या अपराध को रद्द करने से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या पीएमएलए में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए अधिनियम में संशोधन को धन विधेयक के रूप में लागू करने के प्रश्न पर 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की आय को छुपाना भी धन शोधन नहीं होगा। केवल दागी धन को वैध ठहराने का कार्य ही दंडनीय है और पीएमएलए के अधीन आता है। ईडी को गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन या जमा करने के सबूत देने पड़ेंगे। आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। धारा 17 और 18 पीएमएलए के आधार पर ईडी अधिकारी विधेयक अपराध में प्राथमिकी के अस्तित्व के बिना भी तलाशी ले सकते हैं। धारा 8/4 पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा अपराध की किसी वैधानिक पुष्टि के बिना लिया जा सकता है, जो आरोपी के बरी होने तक कायम रहेगा। अदालत ने अनुसूचित अपराधों के संबंध में पीएमएलए अधिनियम के तहत सजा की अनुपातिकता के बारे में तर्क को पूरी तरह से निराधार कहते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो करतार सिंह में संविधान पीठ के फैसले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से देश को गंभीर खतरे के मद्देनजर निकेत ताराचंद शाह की टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें ईडी की शक्तियों, गिरफ्तारी के अधिकार, गवाहों को सम्मन और संपत्ति जब्त करने के तरीके और जमानत प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाएं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, एनसीपी नेता अनिल देशमुख और अन्य की ओर से दायर की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस फैसले में 3 कानूनी पहलुओं पर मुहर लगी। पहला, जमानत के लिए 2 शर्तों यानी कि ट्विन रूल्स बरकरार रहे। दूसरे, गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। सबसे अहम मसला रहा ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत होगा। इसी पेंच के कारण तमाम आरोपियों को लंबे वक्त तक जेल में रखा जा सकता है।